हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के पाठ्यक्रम को समझना स्टार्ट हम करने वाले हैं। और आज से हम मैथ्स की इसमें सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारी 2025 के 18 जुलाई से जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं और अगस्त में इसकी परीक्षा है और जिसमें हमें बहुत ही कम समय दिया गया है और जो सिलेबस है हमारा वो काफ़ी बड़ा है और ख़ास तौर पे इसमें सबसे बड़ा जो सिलेबस है वो मैथ्स का ही है। और मैथ्स जो लिया गया है वो लगभग आपका 10th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स जो है वो इसमें लिया गया है। और जो मैथ्स का वेटेज है वो हमारा मैथमेटिक्स देखिए स्क्रीन पर कि गणित सब्जेक्ट में जो हमारा लिया जा रहा है वो कितना है आपका 20 मार्क्स का गणित में। और साइंस में सबसे ज़्यादा है हमारा साइंस का वेटेज कितना है आपका तो 30 मार्क्स का है। तो हम इन दोनों को ही टारगेट करेंगे खास तौर पे मैथ्स को और यहाँ पे साइंस को। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम गणित विषय की चर्चा कर रहे हैं, यानी कि हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं जिसका सिलेबस हमारा जो है पहले हम उसको समझते हैं और आज ही से हम एक टॉपिक स्टार्ट कर देंगे इसका। देखिए जैसा कि हमें स्क्रीन पर शो हो रहा है यहाँ पर देख इकाई 7 संख्या पद्धति में बोर्ड मास के रूल्स वगैरह जो आपके हैं प्लस माइनस इंटू डिवाइडेशन, इसके रूलों को हम पढ़ेंगे। समय मापन मुद्रा और इसी के साथ ही जो आपकी भारतीय भाषा में हम अंकों की पद्धति को पढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय में जो अंकों की पद्धति को पढ़ते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। हम रोमन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी संख्याओं के प्रकार यहाँ पर लिखे हुए हैं डिटेल में, पूर्ण संख्याएं और इसके बाद में पूर्णांक संख्याएं और गुणनखंड, अभाज्य, सहभाज्य, सम विषम संख्याएं, विभाज्यता के नियम, ये सारे नियम जो हैं आप याद रखिएगा। जो आपकी 5th स्टैंडर्ड से लेके जो बुक है एमपी बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ या एनसीईआरटी की मैं बुक की बात कर रही हूँ, तो 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक की जो मैथ्स है उसको कवर किया गया है। ठीक है, आप इसमें एक एक जब चीज़ों को चेक करेंगे तो वो सारा का सारा आपको उसमें मिल जाएगा। और ख़ास तौर पे 9th और 10th 8th से लेके 10th स्टैंडर्ड की बुक में ज़्यादातर आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, ये ज्यामिति रचनाएं वगैरह, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, उसकी परिमाप ज्ञात करना, समरूपता का नियम, ये सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, और इसके साथ ही हम बात करते हैं तो और आपका चतुर्भुज त्रिकोणमिति के अंदर याद रखना आपकी ये क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्षेत्रमिति में क्या दे रखा हैगा, हीरोन्स का सूत्र जो कि 9th चैप्टर में आप 9th क्लास में आपको 10th चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। और इसके साथ ही चतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले ये था 9th स्टैंडर्ड में, पर अब उसको हटा दिया गया है। और इसी के साथ में वृत्तों का क्षेत्रफल और परिमाप, ये सारी चीज़ें, ये हमारा पूरा मैथ्स का जो सिलेबस है वो दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले देखिए फॉर्म आप भरें उससे पहले, क्योंकि अभी 18 से स्टार्ट हो रहे हैं और आज 15 डेट हो रही है हमारी। तो सबसे पहले आप सिलेबस को ज़रूर निकाल लें और एक एक करके सिलेबस को आप कंप्लीट करते जाएं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपकी इकाई यूनिट 10, जो मैथ्स की 10 यूनिट है। इसमें जो हमारा त्रिकोणमिति का पार्ट है इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति के पार्ट को हम देखेंगे। इसको मैं 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके एक्सप्लेन करूँगी। और त्रिकोणमिति जो है, बिकॉज देखो त्रिकोणमिति काफ़ी बड़ी है अपने आप में ही और ये 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाती है और 10th से लेके ये 10th फिर 11th 12th इन सभी में आपको पढ़ने को मिलती है। बट लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए, उन्होंने इसकी चैप्टर्स की जो टॉपिक्स उनको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई आपको त्रिकोणमिति में भी क्या पढ़ना है, क्योंकि त्रिकोणमिति अपने आप में ही बहुत बड़ा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी होता है, तो आपको वो सब नहीं पढ़ना है। इसमें क्लियर क्या लिखा है देखिए, त्रिकोणमिति के अनुपातों को पढ़ना है, उनके कोणों को पढ़ना है और कोण में भी देखिए क्या पढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री तक हम 10th क्लास में पढ़ते हैं जो आपका त्रिकोणमिति का चैप्टर है उसके अंदर। इसमें पूरक कोण,
उसके पढ़ेंगे हम, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये उसमें सूत्र दे रखे हैं। ऊंचाई और दूरियां, अब ऊंचाई और दूरियों से भी आप याद रखिएगा, जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं टीचर्स वो जानते होंगे कि त्रिकोणमिति के बाद ही यानी ट्रिग्नोमेट्री के बाद ही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ जो निर्धारित जिससे दूरियां निकाली जाती हैं उसी के जस्ट बाद वाला जो चैप्टर है वो वाला टॉपिक आपको दे रखा है। तो ठीक है, तो अगर हम इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो ये हमारा त्रिकोणमिति वाला जो पूरा है वो कंप्लीट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज से। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है त्रिकोणमिति। हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति, जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को हम यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और इसे यूज़ कहाँ किया जाता है। तो बात करते हैं हम त्रिकोणमिति के स्टार्टिंग की। जो त्रिकोणमिति स्टार्ट की गई थी वो आज से नहीं है, जबकि जो हमारे पूर्वज रहे हैं वो भी इसका प्रयोग करते थे। अब बात उठती है कि कहाँ पर, तो जैसे कि हम ग्रह और जो नक्षत्र देखते हैं, जिससे हम अपने वास्तु में हम अपने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब चीज़ों में भी जब निकालते हैंगे तो उस समय भी त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता था। जैसे कि किसी ग्रह से किसी ग्रह की जो दूरी होती है, उसके बाद में हम बात करते किसी जो बहुत ही ऊंचाई पे कोई चीज़ अगर होती है, मान लीजिए कोई पर्वत की चोटी है, इन सभी की जब हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं यानी कि दूरी को जब हम फाइंड आउट करते थे तो उसके लिए त्रिकोणमिति का यूज़ किया जाता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी हाइट पर होती है, काफ़ी डिस्टेंस पर होती है, और जब हम उसे उसकी डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं यानी हाइट को फाइंड आउट करते हैं, और जैसे कि दूरी आपकी ऐसी भी हो सकती है, बस ये ध्यान रखना कि वो एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, मतलब ऐसी कर्व्ड लाइन में नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी चीज़ को, डिस्टेंस को, दूरी को फाइंड आउट करते हैं, हाइट को फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होती है, वो कभी भी कर्व लाइन में नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस को फाइंड आउट करें तो वो ऐसी भी हो सकती है, वो आपकी स्ट्रेट लाइन में ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में हम त्रिकोणमिति का जो है वो यूजेस जो है किया करते हैं। अब कैसे करते हैं इसका यूज़, इस बात को हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कोई पेड़ है, यहाँ पर कोई ट्री है, और यहाँ पे ये जो पेड़ है, और मुझे इस पेड़ की हाइट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर छोटा पेड़ हुआ तो आप नॉर्मली हम इसको हाइट को फाइंड आउट कर लेंगे, पर अगर ज़्यादा बड़ा हुआ तो फिर हम उसको कैसे मेज़र करेंगे। तो हम इस पेड़ की डिस्टेंस पे कुछ डिस्टेंस पर जाते हैं और इसके टॉप को देखते हैं, यानी कि इसके ऊपर हम देखते हैंगे, ठीक है। तो जब इसके टॉप को हम देखते हैं तो हमारी आईज से, यानी कि जो हम देखते हैं, जो रे ऑफ रिफ्लेक्शन होता है हमारी आईज का, वहाँ से लेके और इसके टॉप के बीच में एक जो लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, तो इस लाइन से और इस एंगल से, ठीक है, हम इसकी हाइट को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर इस ट्री की डिस्टेंस से और एंगल जितने डिग्री का बन रहा है उससे हम क्या कर सकते हैं, हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये होता क्या है उसको हम समझते हैं और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं हमारे नेक्स्ट पेज में। देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, हाँ ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज जो यूज होता है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही होता है। और जिसे नहीं पता है राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन करती चलूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल का कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है ऑलवेज। बाकी जो दो एंगल्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, न्यून कोण होते हैं। ये जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यून कोण इसे कहते हैं। हिंदी में इसे हम न्यून कोण कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं आपका, ये हिंदी में आपके ये न्यून कोण कहलाते हैं। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, जो 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। और इंग्लिश में इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कैसे कहते हैं इसे, एक्यूट एंगल, जिनकी डिग्री ऑलवेज 90 डिग्री से कैसी रहती है, 90 डिग्री से हमेशा ये कम रहते हैं, ये जो एंगल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी। अब देखिएगा हम समझते हैं इसमें कि इनकी डिग्री की जो वैल्यू होती है, जो एंगल की वैल्यू होती है वो कितनी हो सकती है। यहाँ पे डिग्री ऑलवेज, आप नोट्स भी बनाते चलिएगा क्योंकि मैं बेसिक से बिल्कुल आपको सिखाऊंगी यहाँ पर।
तो 0 डिग्री, बट 0 डिग्री हम यूज़ नहीं करते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री में जो यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। पर फिर भी आप ध्यान रखिए कि एंगल 0 डिग्री आपका हो सकता है। इसके बाद में 0 डिग्री के बाद में 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद में हमारा 45 डिग्री, एंड 45 डिग्री के बाद में 60 डिग्री, और 60 के साथ ही हमारा 90 डिग्री। और भी एंगल्स हमारे होते हैं, बट हमें जो पढ़ना हैगा जो वर्ग 3 के लिए प्राइमरी लेवल के लिए, उसमें आपका क्लियर डिफाइंड है कि हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 3 लाइन जो दिख रही हैं, अब इन 3 लाइनों का क्या यूज़ है वो हम समझते हैं। तो ये जो 3 लाइन है, 90 डिग्री के सामने जो लाइन होती है, ऑलवेज ध्यान रखना, वो हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, कर्ण। अब कर्ण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो कर्ण को हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटीनियस। क्या कहते हैं इसे हम, हाइपोटीनियस, ठीक है। अब हाइपोटीनियस के साथ में अगर हम बात करते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, लंब। क्या कहते हैं हम, लंब। और लंब को हम इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं हम इसे, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर के बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये होता है आपका आधार, और आधार को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो इसे हम कहते हैं बेस, ठीक है। तो याद रखिएगा 90 के सामने कर्ण यानी हाइपोटीनियस, और जो हमारी स्ट्रेट लाइन सीधी होती है उसे हम लंब, और इसे आधार कहते हैं। देखिए हाइपोटीनियस जो होता है वो कर्ण कभी नहीं चेंज होता है, 90 डिग्री के जस्ट सामने कर्ण ही रहता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लंब और आधार अपनी जगह को चेंज करते रहते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए मैंने इस ट्रायंगल को एक नाम दे दिया ABNC, ठीक है। जब मैं एंगल ए के लिए बात करूंगी तो ए के अभी जस्ट सामने कौन है, BC है। तो ऐसी कंडीशन में जब मैं ए के लिए बात करूंगी तो आपका जो BC है ना, वो आपका क्या रहेगा, लंब रहेगा, यानी कि परपेंडिकुलर रहेगा। ध्यान रखिएगा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। और जो AB रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा आधार रहेगा, यानी कि बेस रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ में AC जो है वो कर्ण रहेगा, वो चेंज नहीं होता है कभी भी, यानी कि जिसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। पर इसी जगह अब मैं एंगल को बदल दूं, अब मैं एंगल C की बात करूं। किसकी बात करूं, C, मतलब मेरे पास C की वैल्यू है, A की वैल्यू नहीं है, और C की वैल्यू है, और अब मुझे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि अब लंब और आधार आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि जिस एंगल पे हम खड़े होकर, या जिस एंगल की वैल्यू हमें पता होती है, उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी कि लंब कहते हैं। तो अब लंब क्या हो गया आपका, AB हो गया। तो AB अब लंब रहेगा, और पहले क्या था, BC था, क्योंकि इसके सामने कौन था, BC था। तो जिस एंगल की बात करेंगे ना, उसके सामने वाली साइड हमेशा लंब कहलाती है। जब C की बात कर रहे हो तो इसके सामने कौन है, ये है। तो अब AB क्या हो गया, हमारा लंब हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया। और बात करते हैं हम BC की, तो अब BC हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, बेस, ठीक है। और AC जो हमारा है वो हमारा क्या है, कर्ण, यानी कि हाइपोटीनियस, ठीक है। तो ये नोट ज़रूर करते चलिएगा, क्योंकि बिकॉज हम नोट करेंगे तो ही बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में तो ये तो बात हो गई कि ये चीज़ें इन्हें हम कहते क्या हैं, पर इसी में एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे हम यूज़ करते हैं त्रिकोणमिति के अंदर, तो वो एक थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आप लोगों ने आई थिंक नाम भी सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम बहुत यूज़ करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कर्ण। ये क्या होता है आपका, लंब, और ये क्या है, हमारा आधार, ठीक है। अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। कर्ण को हम लिखेंगे H, हाइपोटीनियस, लंब को हम लिखेंगे P, परपेंडिकुलर, और आधार को लिखेंगे हम B, यानी कि बेस। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यानी कि आप पाइथागोरस जो प्रमेय है वो क्या कहती है हमें, ठीक है।
और इंग्लिश में हम कहते हैं इसे पाइथागोरस थ्योरम, और हिंदी में कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, इसका मतलब ये होता हैगा कि समकोण त्रिभुज में, ये लिख लीजिएगा, हो सकता है ये स्टेटमेंट पूछा जाए, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के शेष दोनों भुजाओं के शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है या होता है, सॉरी, ठीक है ना, कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसके मतलब को हम समझते हैं। देखिएगा, इसमें ये बोला गया है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण, कर्ण यानी कि ये, तो कर्ण का जो वर्ग है, यानी कि अगर मैं कर्ण का स्क्वायर कर दूं तो कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाएं, शेष दोनों भुजाएं कौन है, लंब और आधार, तो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों, वर्गों का मतलब होता है स्क्वायर, वर्गों के योग के, योग का मतलब होता है बराबर, कि ये क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और इसी का यूज़ हम त्रिकोणमिति के अंदर बहुत सी जगह पे करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है बेसिकली हमको, कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी के साथ ही और भी कुछ चीज़ें हैं। आज के इस वीडियो में हम केवल इसके बेसिक को समझेंगे कि किन किन फॉर्मूले को हम यूज़ करने वाले हैं और किसका मीन्स क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनों को करना। देखिएगा, जैसे कि अभी हमने देखा था कि समकोण त्रिभुज में, यानी कि ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, लाइन जो है स्ट्रेट रखनी है हमको। ठीक है, ये अब हुआ 90 डिग्री। एक मिनट, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, पहले मैंने 90 डिग्री इस साइड बनाया था। ठीक है, ध्यान रखना, दो जहाँ पे स्ट्रेट लाइन आकर मिलती है वहीं पे 90 डिग्री एंगल बनता है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या है हमारा, हाइपोटेनियस, और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या है, बेस। ध्यान रखना कि ये चेंज होते रहते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। अगर इस एंगल की बात करूँगी तो ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर रहेगा, और जब इस एंगल की बात करूँगी तो ये परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो फॉर्मूला हमें याद रखना है वो क्या है, कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसी के अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूले जो होते हैं वो हमको एंगल्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किए जाते हैं, यानी कि दिए जाते हैं। जैसे कि एक फर्स्ट है आपका साइन थीटा, फिर इसके बाद कॉस थीटा, फिर इसके बाद टेन थीटा। अब इनका क्या काम है और ये क्या है, देखते हैं हम। जब हमें मान लिया जाए कोई एंगल की वैल्यू पता है, किसी भी हमें एंगल की वैल्यू पता है, इन दोनों में से कोई भी एक एंगल पता है और एक कोई साइड बताया है, तो बाकी की दोनों साइडों को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और किसकी मदद से, तो वो इन फॉर्मूले की मदद से। इनके अलावा भी और भी फॉर्मूले होते हैं, पर स्टार्टिंग जो बेस होता है इन फॉर्मूले का, ट्रिग्नोमेट्री का, वो ये तीन होते हैं। अब समझते हैं हम इसमें कैसे, कि देखिए साइन थीटा, साइन थीटा जो होती है उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में
हाइपोटेनियस। पर ये ध्यान रखना जब हम इस थीटा की बात करें, मतलब यहाँ थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है, पर जब यहाँ पर थीटा हो जाएगा यानी एंगल मुझे ये पता है, तो अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनियस वही रहेगा। ठीक है, तो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और टेन थीटा होता है पी अपॉन में बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब ये टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इसलिए भी होता है क्योंकि टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है जो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, और इसी के कारण जब मैं साइन थीटा की अगर वैल्यू रखूं तो जो कि क्या है पी अपॉन में हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा की वैल्यू होती है बी अपॉन में हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस क्या हो जाता है कैंसिल, तो ये क्या बचता है हमारा पी अपॉन में बी, तो ये ऐसे बचता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट यानी उल्टा एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉसेक थीटा। बिकॉज ये इसका अपोजिट है तो इसी के अपोजिट का फॉर्मूला इसमें यूज होता है। हाइपोटेनियस अपॉन में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। साइन थीटा को याद रखेंगे तो कॉसेक थीटा आपको याद रखना है, साइन कॉसेक साइन कॉसेक। ठीक है, साइन पी अपॉन एच, कॉसेक बी अपॉन एच अपॉन पी। ऐसे कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा। सेक थीटा इसका उल्टा कर देते हैं हम हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। ठीक है, और टेन, टेन का अपोजिट क्या होता है, वो होता है हमारा कॉट थीटा। तो पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी का अपोजिट है बी अपॉन पी। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक क्या हो गए, इसके फॉर्मूले हो गए जिनको हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब इसी के साथ इनमें और भी फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं, और भी इसे और तरीके से भी लिखा जाता है। इनको नोट करते चलिएगा क्योंकि ये यूज़ होने वाले हैं पूरे चैप्टर में। ठीक है, इनको आपको लिखना भी पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा, इनके बिना कुछ नहीं होगा हमारा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा, अब साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो वो होता है कॉसेक थीटा। तो अगर मैं इसका उल्टा लिख दूँ मतलब 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, तो ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉसेक इसका उल्टा है, अपोजिट है, तो इसलिए इसको मैंने उल्टा लिख दिया, तो ये इसका अपोजिट हो गया। और जब मैं कॉसेक थीटा की बात करूंगी तो कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख पाऊंगी, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं ना कि इसके अपॉन में कर दिया हमने 1, फिर कॉसेक थीटा इधर चला जाएगा तो साइन थीटा नीचे आ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा। चाहे तो मैं करके भी बता देती हूँ, फिर इसको हटा देंगे हम। जैसे ये लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू में 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो अब क्या हो जाएगा अपॉन में 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, फिर इसके बाद में 1 इंटू 1, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉसेक थीटा, तो अब मैं कॉसेक थीटा को यहीं रहने देती हूँ, और 1 के अपॉन में जैसे 1 का इंटू 1 में करेंगे 1, और साइन थीटा कहाँ जाएगा नीचे, तो ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, इन्होंने ऐसे एक्सचेंज कर दिया है, तो ये इस तरीके से चेंज होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं साइन के अपोजिट की बात करते हैं। साइन के बाद क्या इसका अपोजिट होता है हमारा, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। हाँ, इतना लंबा लंबा सॉल्यूशन नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे जितना आप शॉर्ट में इसको समझ के कर पाएंगे उतना हमारे लिए बेटर है, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी टिक द करेक्ट ऑप्शन पे होती है। ठीक है, टिक करने वाले क्वेश्चन होते हैं, जितना आप शॉर्ट में उसे करना सीखेंगे उतना बेटर है। अब इसके बाद में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो 1 अपॉन में क्या हो गया सेक थीटा हो गया। तो अब सेक थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा। ऐसे ही हम बात करते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में कॉट थीटा, और तो इसी हिसाब से कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में टेन थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी सिर्फ इस वीडियो में हम फॉर्मूले लिखने वाले हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें हम जो रहेंगे क्वेश्चंस वाले वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि आपने देखा होगा आपके सिलेबस में वहाँ पे उन्होंने लिख भी रखा है इस चीज़ को। देखिए, ये आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री में देखिए मैंने बताया था ना 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो मैं अभी बात कर रही थी आपसे P/H, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ आपसे।
ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखो हमको दे रखा है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो अभी हम बात कर रहे थे, P/H, B/H, ये सब रेशियो होते हैं, ठीक है। अब जो मैं बताने वाली हूँ आपको, वो बताने वाली हूँ इन फार्मूले के बारे में कि इन फार्मूलों को भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इन फार्मूलों का क्या बनता है हमारा, उसको हम देखते हैं। क्या था हमारा फर्स्ट फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है, देखो इसी से कितने बन जाएंगे आपके, मान लो मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी साइड जाएगा, तो प्लस का इसमें किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। फिर मान लीजिए साइन स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या लगेगा, रूट, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही जब मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पे क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है जो कि होता है कौन सा हमारा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब जैसे ये बने ना फॉर्मूले, ऐसे ये भी बन जाते हैं सारे के सारे। मान लो मुझे 1 बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, प्लस का दूसरी साइड जाएगा, रूल्स पता है ना, प्लस का नेक्स्ट साइड जाता है माइनस, माइनस का प्लस, इंटू का डिवाइड, डिवाइड का इंटू होता है, ठीक है। तो ये प्लस का इधर गया तो माइनस का हो गया। इसी जगह मान लो मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अब ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा बनता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता हैगा, तो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। और जैसे ये बने हैं वैसे ही ये सेम फॉर्मूले बन जाते हैं, ठीक है। आपको ले जाना आना चाहिए कि प्लस का दूसरी साइड जाएगा तो माइनस, स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पे रूट लगता है। ये सारे रूल्स होते हैं और जो कि आपको हमें जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। अब लास्ट चीज़ और इस चैप्टर में सॉरी इस यूनिट की बची हुई है जो आपको पता होना चाहिए, वो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर आप याद करने बैठेंगे, अगर आप याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। पर अगर नहीं याद कर सकते हैं तो मैं इसको याद रखने का एक तरीका भी बताती हूँ कि हम जैसे अपनी वहाँ पे प्रैक्टिस जब सॉल्व करने पेपर स्टार्ट करते हैं तो उसी समय हम पहले ही इसको बना लें ताकि आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम इसको देखते हैं। इसे कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में क्या करते हैं हम, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। और इस टेबल में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ों को रखेंगे हम। यहाँ ऊपर जो हम रखने वाले हैं वो हम रखने वाले हैं एंगलों को, ठीक है। और यहाँ पे रखने वाले हम साइन कॉस वगैरह इनको। यहाँ पर 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद में अगर हम बात करते हैं तो 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद हम बात करते हैं तो 45 डिग्री, और 45 डिग्री के बाद हम बात करते हैं तो 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद हम बात करते हैं तो 90 डिग्री। यहीं तक की डिग्री जो थी वो हमारे सिलेबस में दे रखी हैं, आगे भी होती हैं पर हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं साइन थीटा, साइन के बाद में कॉस थीटा, कॉस के बाद में टेन थीटा। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। और इस तरीके से अब हमारी टेबल जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम इसमें देखो, इनको तो आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद
कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट, यहाँ पर 0 से 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। बाकी इसमें जो कुछ भी आएगा वो आपको कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा। और आप लर्न करना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है। अब करना क्या है उसको समझते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम सभी को 0/4 रूट में 0/4, 0/4, फिर 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4 और लास्ट में आपका 4/4 तक हम लेके जाएंगे और सब रूट में। ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे किसमें, रूट में। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 के अपॉन में कुछ भी होता है, क्या आता है, 0। 1 का रूट 1 होता है और 4 किसका रूट है, तो 2। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो 1 का रूट तो 1 होता है, बट 2 रूट के बाहर नहीं आएगा, इसलिए रूट 2 ही रहेगा। फिर रूट 3 अपनी जगह, और 4 किसका रूट है, तो 4 2 का रूट है। 4 से 4 कैंसिल, 4 1 जा 4 और इसका रूट क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। अब इसी को यहाँ से हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। यानी कि ये वाला अब यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर। यानी कि जो कॉलम है ना, 1, ये 2, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 वाला। ठीक है, ये वाले। तो ये जो अब 5 है ना वो इधर आ जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर ही रहेगा, फिर 2 इधर आ जाएगा और 1 आपका इधर आ जाएगा। तो ये वैल्यू इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगी, 1। फिर ये वैल्यू इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, √3/2। फिर ये 1/√2, ये वाली इधर आएगी तो 1/2 और ये वाली इधर आ जाएगी, इधर तो 0। अब याद कीजिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता हैगा, तो वो होता है tan थीटा होता है। तो यानी इन दोनों का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे tan थीटा की वैल्यू जो है वो मिल जाती है। तो 0 का जब मैं डिवाइड किसी में करूँगी तो क्या हो जाएगा, 0। इसका डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, 1 और नीचे क्या बचा, √3। जिससे डिवाइड करना नहीं आ रहा मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे 1/√2 मैंने लिखा, इसी के डिवाइड में मैंने √3 अपॉन में 2 लिखा। ये रूट में नहीं है ना, ये 2 है सॉरी। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, 1 और उसके नीचे क्या बचा, √3। तो ऐसे लिखा है। 1/√2 से 1/√2 पूरा कैंसिल, तो ये 1 बचा। क्योंकि देखो डिवाइड करने पे 1 बचता है पूरा पूरा, माइनस करने पे 0 बचता है। बहुत से स्टूडेंट को जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं नोटिस करती हूँ वहाँ पे 0 बोलते हैं। 0 नहीं आएगा, डिवाइड करने पे 1 बचता है, माइनस करने पे पूरा पूरा 0 बचता है। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, √3/1 हम लिखते नहीं है। 1 का 0 में करेंगे वो भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब हमें पता है कि साइन किसका उल्टा है, साइन उल्टा है किसका, कॉसेक का, और कॉसेक उल्टा है साइन का। तो अगर मैं साइन का उल्टा कर दूँ तो कॉसेक आ जाएगा, कॉस का उल्टा कर दूँ तो सेक आ जाएगा और tan का उल्टा कर दूँ तो कॉट आ जाएगा। तो कॉसेक का उल्टा अगर मैं देखती हूँ तो क्या रहेगा, 0 का उल्टा 0, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो 2/1, इसका उल्टा देखेंगे तो √2/1 और फिर इसका उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा सीधा सभी क्या है, 1 ही है। ठीक है, अब इधर देखते हैं 1 का अपोजिट 1, इसमें देखते हैं 2/√3, इसका अपोजिट देखते हैं तो √2/1, इसका अपोजिट तो 2/1 और 0 का अपोजिट 0। tan में चलते हैं हम तो 0 का अपोजिट 0, इसका अपोजिट √3, इसमें देखते हैं 1 का अपोजिट 1 और इसका अपॉन में देखो कुछ नहीं है तो क्या है, 1, तो 1 ऊपर और √3 नीचे। और यहाँ पे नॉट डिफाइंड का क्या रहेगा, आपका 0 हो जाता है अब। ठीक है, ये हमारी टेबल जो है वो बनके तैयार हो गई है और इसी टेबल से ट्रिग्नोमेट्री के हम बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो करने वाले हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को, इन फॉर्मूलों को पहले लिख लें, इन्हें लर्न करें बार बार, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम करना स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, प्रैक्टिस कीजिए।